यूपीपी और एसएससी के लिए ये क्वेश्चन रामबाण हैं। ये यूपीपी में तो भर भर के और साथ ही एसएससी में इतनी बार पूछे जा चुके हैं जिसका कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। साथ ही साथ हम क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन में क्या है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लेते हैं और बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी और तैयारी करने की ज़रूरत है या आप टॉप लेवल पे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। तो पहले क्वेश्चन में क्या गया, रॉकेट किसके सिद्धांत के नियम, ठीक है, तो क्या कहा गया, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट भैया किसके सिद्धांत पे कार्य करता है यही बताया गया है। तो इसमें से 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो ठीक है, सही जवाब की तरफ चलते हैं। सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, रेखीय संवेग। चलिए इसके बारे में सर डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में क्या दे रखा है रॉकेट के सिद्धांत के बारे में। रॉकेट की गति, रॉकेट की जो गति होती है, रॉकेट की गति पर रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है यदि कणों के किसी समूह या पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस का कुल संवेग नियत रहता है। तो ये कहता है भैया रॉकेट का सिद्धांत जो होता है, रॉकेट उड़ाए जाते हैं तो किसके ऊपर उड़ाए जाते हैं, तो रेखीय संवेग के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अदिश राशि होती है उसका चयन आपको करना है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि अदिश राशि नीचे दी गई कौन सी है, तो आप कौन सी अदिश राशि लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, तो आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो सही जवाब आप बताने की तैयारी करिए भैया। बताइए 4 विकल्प में से कौन सा सही आपका जवाब है। तो भैया हमें आशा है कि आपने लगा दिया होगा इसका सही जवाब। इसका ए ऑप्शन सही है। और चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जिन राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश तथा आयतन। जो इतनी आपके सामने राशियां दे रखी हैं ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। इसमें क्या कहा गया है और आप इसे किस तरीके से डील करते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो भारत में भैया कौन सा है सबसे ऊंचा, कौन सी नदी में है, तो आप लोग बताइए किस नदी का संबंध इससे है। इस क्वेश्चन से कौन सी नदी का संबंध है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कौन सा सही जवाब है। ठीक है, हमें आशा है कि आपने सही जवाब दे दिया होगा। सही जवाब इसका सी ऑप्शन है, कृष्णा नदी। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो जो जानकारी क्या है, कृष्णा नदी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा से निकलती है, इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई। तो कृष्णा नदी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो आपके हिसाब से कौन सा जवाब सही है। तो हमें आशा है, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपने सही जवाब दे दिया होगा। तो इसका भैया साइलेंट वैली जो है बी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। इसका सही जवाब केरल में स्थित है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। केरल स्थित शांत घाटी, इसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे भी पढ़िए। जहाँ पाए जाने वाला शेर की पूंछ जैसे मैकापथ आज लुप्त प्राय है, मतलब लुप्त होने की सीमा पे है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कड़ी होती, कड़ी का मतलब मजबूत होती हैं। यह जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। इतनी कुछ जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। क्वेश्चन एक है लेकिन इससे मिलने वाला फैक्ट बहुत बड़ा आपको रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। तो भैया आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए जाते हैं, अर्थात यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। ये कहने का क्वेश्चन के कहने का यही मतलब है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जवाब सही है। तो बताइए भैया कौन सा सही है।
1 2 3, इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। चलिए इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में यूरेनियम के सबसे विशाल भंडार अर्थात ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम से पिच ब्लेंड बनाया जाता है जो विस्फोटक चीज़ों में सबसे ज़्यादा यूज होता है यूरेनियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बारे में। प्रश्न काल में, जो कि प्रश्न काल चलता कब है, ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ जाता है यूपीपी में और एसएससी में भी। तो जुलाई 2009 में क्या हुआ था? यूरेनियम का सबसे बड़ा निपेश गोगी कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में खोजा गया था। और 2011 में क्या हुआ था? 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया। अंतः प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर बी ऑप्शन से कर्नाटक भैया सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसके साथ किस तरीके से डील करते हैं। तो कुकी जनजाति, जो कुकी एक जनजाति होती है, तो कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया, इसका जल्दी से जवाब दो। तो मुझे आशा है कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है, आइए देख लेते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए इसके कुकी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ी। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य से संबंधित है भैया, मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे क्या है? इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी पश्चिमी म्यांमार और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ये कुकी जनजाति से हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और कहता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ नहीं लगती? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती? बताइए, आपको विकल्प 4 हैं, बताओ। तो ठीक है, इसका विकल्प नंबर ए है। आपको इसका आंसर भाई पहले से ही खुल गया, कोई बात नहीं। तो ये इसमें तो भाई चीटिंग हो गई। तो देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन से लगा हुआ है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता के अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई इसमें तो चीटिंग हो गई, कोई बात नहीं, इसको आप काउंटर नहीं करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का अध्ययन जो होता है क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने है, आंसर फटाक से लगाइए भैया, इसमें कोई नकल नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जवाब ए ऑप्शन सही है, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को। आगे इसके बारे में फैक्ट क्या है, निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता है, इसके बारे में हम लोग नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। क्या है? लिम्नोलॉजी को सर्वविज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और नम भूमियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत सर? लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। लिम्नोलॉजी जहाँ भी शब्द यूज होगा तो आपको क्या याद रखना है? झीलों, तालाबों, नदियों और नमी भूमि का भी भाई सब अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें आशा है कि लिम्नोलॉजी यदि आपके क्वेश्चन में आती है तो सटाक से सही कर दोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी आपके फोन की स्क्रीन पे सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी कम वर्षा होती है? तो भैया कितना भाग है जहाँ पे 75 सेमी कम वर्षा होती है? तो 4 विकल्प आपके सामने ही दे रखे हैं। तो बताइए कौन सा सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब ए ऑप्शन है, 35%। बोले तो 35% तो चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा की अल्पता अथवा अधिकता का सामना करना पड़ता है। भाई भारत हमारा बड़ा देश है, इसमें कहीं कमी होती है तो कभी ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये चीज़ें हमें देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। आगे क्या है? जब तेज मानसूनी वर्षा होती है तो उसे निचले क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है तथा ऊंचे भागों में मृदा अपरदन हो जाता है। मानसून की निश्चितता एक अन्य पहलू है। हमें औसतन 5 वर्षों में एक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। देश के 35% भाग पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं। जो हमारे पास 2 नदियां होती हैं उनके बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है, जैसे कि आपके सामने बना दिए, एक नदी ये निकल गई और तो दूसरी नदी आपके सामने ये निकली।
ठीक है। जो इसके बीच में भाई साहब जो उपजाऊ भूमि होती है, यहाँ पे धान और चावल गेहूँ ये इत्यादि पैदा किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो भैया आपको 4 विकल्प में से बताना है क्या ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही है, 2 आप कहा जाता है। चलिए एक्स्ट्रा जानकारी क्या है। 2 नदियों के बीच की भूमि उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। जल विभाजक क्षेत्र वह होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और इसको आप किस तरीके से डील करते हैं। तो खाद्य फसलों में क्या शामिल है? तो खाने वाली फसलों में भाई साहब क्या शामिल है? आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, आपका सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कपास, तंबाकू, गन्ना ये खाद्य फसल है। क्या भैया तंबाकू रोज खाई जाती है? बहुत सारे लोग होते खाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, बी ऑप्शन। अलसी, अरंडा, हल्दी, अरे भैया अलसी अरंडी बात तो सही है, लेकिन अलसी हर कोई तो थोड़ी खाता है। तो ये खाता क्या है? तो जूट, कपास, अरे कपास की तो रुई भराई जाती है, गर्म कपड़े बनते हैं, ये भी नहीं। तो बी ऑप्शन खाद्यान्न, दालें, खाद्यान्न तिलहन, भैया दाल तो हर कोई खा लेता है, और खाद्यान्न तिलहन मतलब सरसों का भी प्रयोग, तेल का प्रयोग सभी लोग करते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। तो खाद्य फसलों में दालें, खाद्य तिलहन, मक्का, गेहूँ, चावल, आलू, चुकंदर, जौ और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। तो जादूगुड़ा का संबंध किससे है? जादूगुड़ा नीचे दिए गए विकल्प हैं, तो इसमें से किससे संबंधित है जादूगुड़ा? तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो लोहे के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से या तांबा के खनन से? तो इसका सही जवाब की हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो यूरेनियम के खनन से इसका संबंध है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूम तथा टाटा नगर के समीप जादूगुड़ा में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप लोग सही विकल्प चुनो और सही जवाब देने की कोशिश करो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके सीएम होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, तो इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। तो ये आपके सामने रहे विकल्प। तो भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, दल का अध्यक्ष। तो इसका भैया बी ऑप्शन सही है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ये चीज़ याद रखना। मंत्री राज्यपाल के पर्यंत मतलब पद के पर्यंत, जब पद धारण करता है उसी समय, ठीक है, अपने पद धारण करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन सही जवाब देने की कोशिश करें। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो संघ लोक सेवा की आयोग की जो रिपोर्ट होती है किसको देनी होती है? तो इसमें से 4 विकल्प हैं, कौन सा सही जवाब है आपको लगाना है। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। तो संघ लोक सेवा की किसके पास रिपोर्ट जाती है ये आपको बताना है, बताइए। तो हमें आशा है कि आपने सही विकल्प दिया होगा, राष्ट्रपति इसका सही जवाब है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद में रखवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो 4 विकल्प दे रखे, कौन सा सही जवाब है आप लोग देने की, सही जवाब लगाने की कोशिश करिए। तो हमें आशा है कि आपने सही जवाब दिया होगा। इसका विकल्प नंबर आपके सामने जो है वो कौन सा है? विकल्प नंबर सी सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 ईस्वी के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 ईस्वी के मुख्य उपबंध इस प्रकार से हैं, वो क्या हैं आइए देखते हैं, एक एक पढ़ने की आप भी हमारे साथ ही कोशिश करो। क्या है? नंबर 1
संघात्मक सरकार की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्ता शासन की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नंबर 6, प्रांतीय विधानमंडल। नंबर 7, केंद्रीय एवं प्रांतों में शक्ति का विभाजन जो है किस प्रकार से किया जाए। फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सभी 1935 ईस्वी के संविधान पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तो आपके सामने दे रखा है। तो इसका कौन सा सही जवाब है, आप बताइए। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब है। हमें आशा है कि आपने सही जवाब दिया होगा। तो अमेरिका सही जवाब है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। तो भाई साहब, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की वीडियो और हम लाते रहेंगे आपके लिए। आपको सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों यार मित्रों के साथ इसे शेयर करके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर भाइयों।